आर्चर टॉकीज पेश करते हैं 300 का दूसरा और अंतिम भाग। अधमरे पर्शियन सैनिकों को लाशों में तब्दील करने में लगे स्पार्टन्स को उनका एक साथी आकर बताता है कि पर्शियंस की एक छोटी टुकड़ी उन्हीं की तरफ बढ़ी चली आ रही है। चूंकि ये टुकड़ी गिनती में काफी छोटी थी, इसलिए लियोनार्डस वहां अकेले जाने का फैसला करता है। अपने आप को भगवान मानने वाला ज़र्क्सिस इस बार खुद लियोनार्डस से मिलने आ पहुंचा था। धरती के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी गुलामी के शिकंजे में जकड़ चुका ज़र्क्सिस आते ही लियोनार्डस की बहादुरी की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है और खुद को दयालु बताते हुए लियोनार्डस की जान बख्शने के साथ साथ उसे अपनी सेना का सेनापति बनाने की बात कहता है, बशर्ते लियोनार्डस उसके सामने अपने घुटने टेकते। मगर एक स्पार्टन योद्धा गुलाम बनकर जीने की बजाय आजाद रहकर मरना बेहतर समझता था, इसलिए लियोनार्डस ज़र्क्सिस के इस प्रस्ताव को बड़ी खूबसूरती से मजाक ही मजाक में ठुकरा देता है। अपनी बात का इस कदर मजाक बनाए जाने से भड़का ज़र्क्सिस जाते जाते लियोनार्डस को उसका नाम इतिहास के पन्नों से मिटाकर रख देने की धमकी दे जाता है। उधर हॉट गेट्स पर मारे गए पर्शियन सैनिकों की लाशों से एक दीवार तैयार करने में लगे अपने साथियों को ज़र्क्सिस की धमकी सुनकर आया लियोनार्डस कहता है कि उसे लग रहा है जैसे आज की रात उन सब के लिए कयामत की रात होने वाली है। लियोनार्डस का अंदाजा सही था। उस रात ज़र्क्सिस ने जिस टुकड़ी को भेजा उन्हें अविनाशी कहा जाता था। कहा जाता था कि पिछले 500 सालों में इस टुकड़ी ने जहां जहां भी अपने कदम रखे वहां वहां कब्रिस्तान बनते चले गए। आज उसी अविनाशी टुकड़ी से स्पार्टन योद्धाओं का सामना होने जा रहा था। मगर रास्ते में खड़ी पर्शियन सैनिकों की लाशों से तैयार की गई दीवार को देख, इससे पहले कि ये अविनाशी टुकड़ी कुछ समझ पाती, स्पार्टन योद्धा उस दीवार को गिराकर उन पर हमला बोल देते हैं और शुरू हो जाती है एक ऐसी रात जिसकी सुबह कैसी होगी ये कोई नहीं जानता था। मुकाबला टक्कर का था, नुकसान दोनों तरफ जारी था। ये अविनाशी टुकड़ी अपने साथ जिस दैत्य को लेकर आई थी, शायद ये वही दैत्य था जिसे वो दम तोड़ता बच्चा अंधेरे का राक्षस कह रहा था। ये राक्षस सामने आने वाली हर चीज को तिनकों की तरह मसल कर रख देने की ताकत रखता था। जहां लियोनार्डस के किए गए वार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, वहीं उस राक्षस का हर एक वार लियोनार्डस के लिए भारी पड़ने लगा था। लियोनार्डस का मजबूत कवच भी आज इस राक्षस के वार को रोकने में नाकाम साबित हो रहा था। लेकिन तभी मौका मिलते ही लियोनार्डस के किए गए एक के बाद एक प्रहार पलक झपकते ही उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर खुद पर हावी हो रही उस अविनाशी टुकड़ी की कमर तोड़कर रख देते हैं। और दूसरी तरफ से थेस्पियंस का किया गया हमला अविनाशी सेना के होश उड़ा देता है। वो रात सच में कयामत की रात थी, मगर अविनाशी सेना के लिए। उस रात स्पार्टन्स उस सेना का नामो निशान मिटाते चले जा रहे थे जिसके बलबूते पर ज़र्क्सिस ने ना जाने कितने ही युद्ध जीते थे। खुद को भगवान समझने वाला ज़र्क्सिस आज स्पार्टन योद्धाओं के युद्ध कौशल के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। इस एक रात ने इतिहास बदल कर रख दिया था। अब स्पार्टन्स को ज़र्क्सिस पर अपनी जीत निश्चित लगने लगी थी। अगली सुबह ज़र्क्सिस की आगे बढ़ती सेना की रणभेरी को स्पार्टन योद्धाओं ने चीखों में बदलते देर नहीं लगाई। पर्शियन सेना ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस खूंखार जंगी जानवर के मैदान में आने भर से दुश्मन थर थर कांपने लगते थे, उसे धराशायी करने के लिए स्पार्टन योद्धा का सिर्फ एक ही वार काफी होगा। आग उगलते जादुई हथियारों ने माहौल को और गर्मा कर रख दिया। इस बरसती आग में जैसे ही स्पार्टन योद्धाओं ने अपने युद्ध कौशल का घी डाला, वैसे ही उस आग ने एक बहुत बड़े धमाके के साथ पर्शियंस को ही अपनी चपेट में ले लिया। इन उठती आग की लपटों ने ज़र्क्सिस के जीत के मंसूबों को जलाकर रख डाला था। रात दिन शिकस्त का मुंह देख रहे ज़र्क्सिस का गुस्सा अपने सिपहसालार पर फूटा, जिसका खामियाजा उस सिपहसालार को अपना सिर देकर चुकाना पड़ा। स्पार्टन्स को कुचलने के लिए विशालकाय हाथियों को भी भेजा गया, मगर वो भी किसी काम नहीं आए। इतना सब होने के बाद अब स्पार्टन योद्धाओं को रोकना पर्शियन सेना के लिए नामुमकिन हो चुका था। उनमें से कुछ स्पार्टन योद्धा दुश्मन को खत्म करने में इतने मदमस्त हो चुके थे कि उनमें से एक नौजवान योद्धा आते हुए खतरे को भांप ही नहीं पाया और अपना सिर गंवा बैठा। यह नौजवान स्पार्टन सेनापति का बेटा था। अपने जवान बेटे की मौत ने इस पिता को दुश्मन के खून का प्यासा बना दिया। इस पिता की चीखें दुश्मन को चीर कर रख देना चाहती थी। उस रात स्पार्टन खेमे में कोई विजय गीत नहीं गाया गया। अगली सुबह स्पार्टा में मंत्री परिषद की बैठक थी, जहां क्वीन गॉर्गो युद्ध के लिए और सैनिक भेजने का प्रस्ताव रखना चाहती थी। इसलिए उस शाम वो मंत्री थेरोन से मिलती हैं। चूंकि थेरोन पहले से ही ज़र्क्सिस से हाथ मिला चुका था, इसलिए वो जानबूझकर रानी के इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सामने रखने की एवज में एक ऐसी मांग रख देता है जिसे वो जानता था कि रानी कभी मंजूर नहीं करेगी।
मगर रानी जानती थी कि अगर ज़र्क्सिस की सेना स्पार्टा तक पहुंची तो हर स्पार्टन महिला को इस आग में जलना पड़ेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी क्वीन गोर्गो खुद की आहुति दे देती है। वहीं दूसरी तरफ ज़र्क्सिस को एफिएल्टिस मिल जाता है, जिसे भोग विलास और अपनी सेना में शामिल करने का लालच देकर वो उससे उस रास्ते का पता निकलवा लेता है जहां से हॉट गेट्स को चारों तरफ से घेरा जा सकता था। अब उन 300 स्पार्टन योद्धाओं को मौत के घाट उतारना ज़र्क्सिस के लिए पाए हाथ का खेल बनकर रह गया था। इस बात की खबर हॉट गेट्स पर अपना मोर्चा संभाले बैठे लियोनाइडस और उसके साथियों तक भी पहुंचती है। डेक्सोस नाम का यह थेस्पियन योद्धा लियोनाइडस को वहां से जान बचाकर भाग निकलने की बात कहता है, मगर मैदान छोड़कर भाग निकलना किसी भी स्पार्टन योद्धा को नहीं सिखाया गया था, इसलिए वो वहीं रुकने का फैसला करते हैं। उस वक्त मौके की नजाकत को देखते हुए लियोनाइडस अपने एक साथी के हाथ स्पार्टा तक अपना आखिरी संदेश पहुंचाना चाहता था। वो चाहता था कि इतने दिनों में वहां जो कुछ भी हुआ उसे उनकी प्रजा, उनका मंत्री परिषद और पूरा ग्रीस जाने, मगर अपनी रानी के लिए संदेश के तौर पर उस रक्षा सूत्र के अलावा उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। अगली सुबह अपने वतन वापस लौटते योद्धाओं में सिर्फ एक ही स्पार्टन था। बाकी बचे मुट्ठी भर स्पार्टन्स अब भी वहीं मर मिटने के लिए तैयार खड़े थे। इधर सुबह होते ही क्वीन गोर्गो मंत्री परिषद के सामने अपनी बात रखने पहुंच जाती है। रानी की बातों का परिषद पर असर होते देख मंत्री थेरोन स्पार्टा पर आए युद्ध के संकट का दोषी किंग लियोनाइडस और क्वीन गोर्गो को ठहराते हुए और सैनिक भेजने से इनकार कर देता है। इतना ही नहीं, वो रानी पर बदचलन होने का लांछन भी लगा देता है, जिसे रानी बर्दाश्त नहीं कर पाती और थेरोन पर जानलेवा हमला कर देती है। इस हमले के साथ ही थेरोन के कपड़ों से गिरे ज़र्क्सिस के दिए सोने के सिक्के उसकी स्पार्टा से की जा रही गद्दारी का खुलासा सारे मंत्री परिषद के सामने कर देते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैदान जंग में नजारा पूरी तरह बदल चुका था। ज़र्क्सिस की सेना ने हॉट गेट्स को चारों तरफ से घेर लिया था। उसकी सेना का हर तीर आज हॉट गेट्स पर मौजूद लियोनाइडस और उसकी टुकड़ी को चीर कर निकल जाने के लिए तैयार था। इंतजार था तो सिर्फ ज़र्क्सिस के एक इशारे का। मगर ज़र्क्सिस का फायदा स्पार्टन्स को मार देने में नहीं, बल्कि उन्हें गुलाम बना लेने में था। इसलिए उसका एक दूत एक बार फिर उन्हें ज़र्क्सिस के सामने अपने हथियार डालने और अपने घुटने टेक देने की बात कहता है। इस बात का समर्थन एफिएल्टिस भी करता है और लियोनाइडस को घुटने टेक कर अपनी जान बचा लेने की बात समझाता है। यह एफिएल्टिस वही था जो भोग विलास के लालच में आकर खुद अपने ही स्पार्टन भाइयों से विश्वासघात कर बैठा था। लियोनाइडस उसे हमेशा जिंदा रहने की दुआ देकर अपने हथियार डाल देता है और जैसे ही लियोनाइडस अपने घुटने टेकता है वैसे ही ज़र्क्सिस खुशी के मारे अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है, क्योंकि ज़र्क्सिस के लिए झुके हुए स्पार्टन्स को देखना मरे हुए स्पार्टन्स देखने से ज्यादा आनंदमयी था। मगर तभी लियोनाइडस की एक ललकार पर एक स्पार्टन योद्धा का ज़र्क्सिस के दूत पर किया गया जानलेवा हमला ज़र्क्सिस की चंद पल की खुशी को गुस्से में बदल कर रख देता है और पलक झपकते ही पर्शियन सेना के हजारों तीर निकल पड़ते हैं स्पार्टन्स को अपना शिकार बनाने के लिए। इन तीरों के बीच एक स्पार्टन योद्धा एक बार फिर निकल पड़ता है, एक ऐसे खूंखार भेड़िए का शिकार करने जो उनके खुशहाल राज्य को निगल जाना चाहता था। मगर इस बार होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। लियोनाइडस का किया गया वार ज़र्क्सिस को सिर्फ छूता हुआ निकल जाता है और ज़र्क्सिस के तीर लियोनाइडस समेत उसकी पूरी स्पार्टन टुकड़ी की जान ले लेते हैं। इस युद्ध में 300 स्पार्टन योद्धाओं का अंत हो चुका था। अगर कुछ बचा था तो वो थी सिर्फ उनकी कहानी, जिसे सुना 40,000 ग्रीक योद्धाओं ने, और वो निकल पड़े उसी मौत के गलियारे की सैर करने जहां 300 योद्धाओं की कहानी खत्म हुई थी। क्योंकि आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं।